नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दीप्ति सिंह एकेडमी की ऐप पर। तो बहुत ही जरा जल्दी से अपने कमरबंद को बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही शानदार वाली क्लास होने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि पटवारी की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो इस पटवारी की वैकेंसी का बहुत ही अच्छा सा फायदा उठाइए। दीप्ति सिंह एकेडमी आपकी तैयारी को उम्दा करने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहती है, आप लोगों के लिए हमेशा तैयारी करते रहती है दोस्तों। तो जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। काफी सारे स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमें ज्वाइन होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार और जानदार वाला टॉपिक आप लोगों के लिए होगा कि पटवारी में क्वेश्चंस आखिर किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स की संपूर्ण सारी चीजें, जो पटवारी के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्लासेस हमको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या रहता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ताकि आप लोग अपनी तैयारी तो करते रहे, साथ ही साथ में दोस्तों आप लोगों को एक और चीज क्या पता चलते रहे कि अरे क्वेश्चंस तो इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग अगर दीप्ति सिंह एकेडमी के साथ में अगर अपनी तैयारी को उम्दा करना चाहते हो, बहुत ही उम्दा आप चाहते हो कि पटवारी में आप लोगों का सिलेक्शन हो, ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप लोग आ सकते हैं। एलआईजी और भंवरकुआ चौराहे दोनों ही जगह पर हमारी ब्रांचेस उपलब्ध है। स्क्रीन के ऊपर आप दिए गए इन नंबर पे संपर्क करके आप लोग पता कर सकते हैं कि क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है, क्या क्या फैसिलिटीज है। साथ ही साथ में दोस्तों आप ऐप तो डाउनलोड कर ही लीजिए। क्यों? क्योंकि दीप्ति सिंह एकेडमी की ऐप डाउनलोड करने से आपको क्या बेनिफिट होगा? सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि अभी तुरंत इस क्लास के बाद में जैसे ही क्लास खत्म होगी उसका तुरंत पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर फ्री पीडीएफ आप लोगों को इस दीप्ति सिंह एकेडमी की ऐप से मिल जाएगा। किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारा कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ में जो भी न्यू वैकेंसीज, किस तरीके से पटवारी की वैकेंसी कब आनी है, पटवारी से रिलेटेड जो भी अपकमिंग एग्जाम है उनकी डेट से रिलेटेड सारी चीज न्यूज आप लोगों को यहां पर मिलते रहेगी। तो बिल्कुल जरा जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, एक और चीज, अगर आप लोगों ने अभी तक पटवारी के नोट्स को परचेस नहीं किया है तो यार नोट्स को परचेस कर लो, क्योंकि अभी तक 7000 यानी 7000 से ज्यादा स्टूडेंट्स नोट्स को परचेस कर चुके हैं। दोस्तों आप मौका मत गवाइए, बहुत ही शानदार जानदार वाले नोट्स हमारे हैं। इनका प्राइस जो है वो केवल 1000 रुपीज है, प्लस 100 रुपीज डिलीवरी चार्ज है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर बैठे अगर नोट्स आप लोगों को पहुंचा दिए जाए तो 1000 रुपए और मतलब कुल मिलाकर टोटल 1100 रुपए में आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, पंचायती राज व्यवस्था और हिंदी, ये सारे के सारे पांचों बुकलेट केवल आप लोगों को 1100 रुपए में उपलब्ध है। तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ में दोस्तों पटवारी का पूरा सिलेबस, पूरा कंप्लीट सिलेबस आप लोगों के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी की ऐप पर लिखा हुआ है। जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो यहां पर आप पटवारी का संपूर्ण कोर्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें आप सभी लोगों को पूरी हिंदी के करीब 137 वीडियोस लेक्चर आप लोगों के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी की प्लेलिस्ट में आप जाइए, प्लेलिस्ट में वहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे। साथ ही साथ में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की 31 क्लासेस हैं यहां पर, जिसमें पूरा पटवारी का सिलेबस आप लोगों को कवर होगा। 136 क्लासेस दोस्तों ये मैथमेटिक्स के हैं, संपूर्ण मैथमेटिक्स यहां पर आप लोगों को कवर होगा। 61 क्लासेस आप लोगों के लिए पटवारी का सामान्य ज्ञान, किस तरीके से एमपी जीके के किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां पर ये। साथ ही साथ में दोस्तों डोडिया के सरों के द्वारा 21 क्लासेस आप लोगों को पूरी पढ़ाई गई है। तो आप बिल्कुल मौका मत गवाइए दोस्तों, यहां पर फ्री में आप लोगों के लिए चीजें उपलब्ध करवा रही है दीप्ति सिंह एकेडमी। तो आप लोग बिल्कुल आज से ही अपनी तैयारी को करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। और साथ ही साथ में एक और विशेष बात कि रोजाना दोस्तों आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस भी, मैथमेटिक्स की लाइव क्लासेस भी आप लोगों को लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो रोज सुबह 9 बजे आप लोगों के लिए क्या होगा, कल से आप लोगों के लिए रोज सुबह 9 बजे लाइव क्लासेस भी मिलेगी पटवारी की, जिसमें मैथमेटिक्स का संपूर्ण पूरा मैथमेटिक्स आप लोगों को दोस्तों पढ़ाया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही दोस्तों, बहुत ही खूब। चलिए तो देखते हैं हमको हमारे सामने कैसे।
तो दोस्तों ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, यानी 2017 और उसके पहले एक बार एग्जाम हुई थी दोस्तों। तो यहां पर 2017 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस के आधार पर ही ये पूरी लेक्चर सीरीज बनाई है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में आया है सिंप्लीफिकेशन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों किसके आधार पर है? सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के आधार पर है। कि सरलीकरण में भी दोस्तों ये कौन सा टॉपिक है? तो यहां पर ये टॉपिक जो कवर कराया जाएगा तो ये है बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों आप लोगों को अगर बोर्ड मास का रूल पता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर पाओगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा वंदना चौधरी जी पूछ रहे हैं कि सर हिंदी की क्लासेस, तो देखिए बिल्कुल बहुत ही जल्द आप लोगों को समय सारणी बिल्कुल आप लोगों को पूरी बता दी जाएगी। कल फिर से मैं आप लोगों के सामने फिर से सेम टाइम पे यानी 4 बजे फिर से आप लोगों के सामने आऊंगा और यहां पर पटवारी के और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। तकरीबन ये 10 से 12 क्लासेस दोस्तों हम चलाएंगे। साथ ही साथ में पूरा सिलेबस तो मैं एक बार पटवारी की पूरी क्लास, संपूर्ण क्लास मैथमेटिक्स की ले चुका हूं। चलिए देखिए कौशल किस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। तो इस बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग बी का मतलब तो होता है, तो बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट। बी का मतलब ब्रैकेट और ओ का मतलब यहां पर ऑफ, इसको का, और यहां पर इसका सिंपली मतलब हम क्या समझेंगे कि गुणा वाला। साथ में दोस्तों डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब हमको भाग देना होता है। एम का मतलब यहां पर मल्टीप्लीकेशन है। फिर उसके बाद में एडिशन यानी जोड़ना है और लास्ट में सब्सट्रैक्शन यानी घटाना है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर सारे ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व करते हैं। यानी इन सारे ब्रैकेट को अगर अपन ऐड करेंगे तो 6 एकम 6 6 12 6 3 18 6 चौक 24, 24 डिवाइड बाय 6 बच जाएगा। अब नीचे यहां पर ध्यान से देखिएगा, पहले जोड़ना नहीं है क्योंकि यहां कहीं भी ब्रैकेट नहीं लगाए। अगर ब्रैकेट नहीं लगाए इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर हमको ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो सबसे पहले डिवीजन करना होगा। यानी इन दोनों के बीच में सबसे पहले यहां पर ये सॉल्व होगा डिवीजन, और 4 से 4 को कैंसिल करेंगे दोस्तों तो 1 बच जाएगा। यहां पर इसे जोड़ देंगे तो 4 तिया 12 और 1 13 हो जाएगा। अब यहां से 6 चौके 24 यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 4/13। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो किस तरीके से क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे, आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी 4/13 इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बिल्कुल सोनू साहू जी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। पटवारी की सभी क्लासेस आप लोगों को मिलेगी, बिल्कुल चैनल के माध्यम से सारी क्लासेस आप लोगों को मिलेगी। पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है, आप प्लेलिस्ट को बस नंबर वाइज नंबर, डे वाइज डे पढ़ते चलिए, अपने नोट्स बनाते चलिए, सारी चीजें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ में आप पीडीएफ चाहते हैं तो दीप्ति सिंह एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग बड़े आसानी से इसका क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर दूसरा हमारे सामने क्या है। ठीक है, चलिए बहुत ही खूब। प्रश्न नंबर दूसरा कुछ इस तरीके से दे दिया, बाप रे। ठीक है दोस्तों, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही है दोस्तों। तो यहां पर इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक छोटी सी चीज में अगर आप लोग दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं ना तो आप बड़े आसानी से कर, अगर इसका कॉन्सेप्ट आप जानते हो तो सीधे आप इसका आंसर 2 लिख सकते हैं। मैं सीधे इसका आंसर 2 लिख देता, लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता है तब तक तो यहां पर फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जानी है। देखिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो देखिए सबसे पहली बात आप लोगों को यहां पर मैं छोटे से आप लोगों का समय लेकर छोटी सी चीजें बताना चाहता हूं, और वो क्या चीजें हैं। देखिए कि सबसे पहली बात हमारे पास में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। पता है सभी को? तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। साथ ही साथ में एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास में। ठीक है, यहां पर थोड़ी सी मैं यहां पर इसको करेक्ट कर देता हूं क्योंकि यहां पर अपने को माइनस वाला फॉर्मूला लेना है। आप सभी लोगों को a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी पता होगा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। दोस्तों अब मैं सिंपली क्या कर लूं, इन दोनों फॉर्मूलों को प्लस कर लूं। अच्छा, प्लस करने से क्या फायदा होगा? प्लस करने से ये फायदा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर साथ में प्लस कौन हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, खूब समझ में आ ही रहा होगा। साथ ही साथ में देखिए दोस्तों अगर प्लस कर रहे हैं ना तो 2ab से 2ab कैंसिल, ये भी जुड़ जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? अच्छा, ये अगर जुड़ेगा तो यहां पर देखिए ये a स्क्वायर 2 बार यानी 2 बार हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा।
अब बस कुछ नहीं करता हूं मैं, ये इधर मल्टीप्लीकेशन में, इसको डिवाइड में ले आते हैं। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। बस ये रट्टा मार लीजिए आप लोग। अगर ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, एक सिचुएशन अगर आपको दिखने लग जाएगी, तो इसका सीधा आंसर हम बता सकते हैं कितना आएगा। तो चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहां पर देखिए, यानी मैं a को इसको मान लूं तो 941 को अगर मैं a मान लेता हूं, और इसी तरीके से b किसको मान लेता हूं, 149 को मान लेता हूं दोस्त, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर मैं फॉर्मूले में रख देता हूं तो इसकी जगह a मान लूं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये चूंकि 2 बार है तो a का स्क्वायर, ये चूंकि 2 बार है तो b का स्क्वायर। अब दोस्तों इसका आंसर फिर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। यानी इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में दोस्तों ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस करना है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। किस तरीके से बातें, आई होप समझ में आ रहा होगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप इस तरीके के सारे मैंने वीडियोस बना के रखे हैं, सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन ये अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, ये इसके काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। अब इस तरीके से जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन का तरीका तो ये, अगर देखिए यहां पर मैं एक सिंपली बात बताता हूं आप लोगों को कि सर क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ पूछा जाता कि अंडर रूट में 777 और ये इनफाइनाइट तक, अब बोले सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता और इसमें डिफरेंस देख ही रहा होगा, यहाँ पॉजिटिव साइन है। दोस्तों अगर अंडर रूट में सारे अंडर रूट एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लीकेशन में या हमको पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी साइन नहीं दिखता है, तो इसका सीधा आंसर आप कितना लिख सकते हो, 17 का 17 ही लिख सकते हो। लेकिन यहां पर चूंकि प्रश्न में क्या है दोस्तों, प्लस साइन दे दिया है। अब प्लस साइन दे दिया है तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा, और ये फॉर्मूला आप लोगों को यहां पर दिख रहा है। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला ये है कि अंडर रूट में 4a + 1 डिवाइड बाय 2, और इस तरीके से हम लोग क्या कर पाएंगे बड़े आसानी से। अब देखिए क्वेश्चन में दोस्तों ये a क्या है, तो a वही है जो अंडर रूट में आपको लोगों को लिख रहा है 17, बस इस फॉर्मूले में लगा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 × 17 + 1 डिवाइड बाय 2। तो 17 एकम 17, 34 17 51, 17 चौक 68, 68 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 69 डिवाइड बाय 2। बट ये तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। अब लेकिन यहीं से तो पिक्चर शुरू होती है दोस्तों। इस फॉर्मूले को लगाने के बाद आपको 2 कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर ब्रैकेट में प्लस साइन दिख रहा है तो हमें क्या करना है, अंश में 1 को जोड़ना है, केवल अंश में। और दोस्तों अगर नेगेटिव साइन अगर आपको रूट में अगर यहीं पर माइनस साइन आ जाता, तब हम क्या करते, अंश में से 1 घटाना होता। बस यही बात ध्यान में रखिए, आप लोग बड़े आसानी से क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम, 69/2, तो अंश ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर। अब चूंकि पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब अंश में 1 जोड़ दीजिए। तो दोस्तों इसका यही आंसर होगा। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया चंचल श्रीवास्तव जी, बहुत बढ़िया लक्ष्मी शर्मा जी, दीप्ति श्रीवास जी, बहुत बढ़िया खुशबू तिवारी जी, बहुत खूब। तो इसका सही जवाब कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, पटवारी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल बस इसी तरीके से लगे रहिए, बने रहिए, शानदार तरीके से, शानदार तरीके से। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरीके से कि यहां पर देखिए दोस्तों, इकाई के अंक से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सीधा सीधा दोस्तों पटवारी, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पटवारी 2017 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। 2017 में जो पटवारी की एग्जाम्स हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इस तरीके से यहां पर इकाई का अंक क्या होगा। अब दोस्तों यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, जैसे अगर मैंने आप लोगों को लिख दिया कि कुछ इस तरीके से, मैं बताता हूं कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक लास्ट वाला होगा ना, ये 3 ही होगा इकाई का। अब यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि 81 82 83 84 85, ऐसा पूरा मल्टीप्लीकेशन करते करते यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट के लिए निकालना है। चलिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता रहा हूं, जब भी इकाई का अंक प्रश्न में पूछा जाए तो इसका मतलब हमको सिर्फ मतलब भी इकाई के अंक से है, दहाई के अंक से कोई मतलब नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ हमें इकाई के अंक को देखना है। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1, इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 2, इसका इकाई का अंक 3, फिर अगला 4 हो जाएगा दोस्तों, अगला 5, फिर 6, फिर 7
और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 और 9, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिए, बस इसका मल्टीप्लीकेशन करते जाइए, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 और यहां पर 24 और 5 को करेंगे तो दोस्तों 120। अब लेकिन बस यही ध्यान रखना है आप लोगों को कि दोस्तों अगर आप लोगों का कभी भी इस तरीके से लंबा चौड़ा कैलकुलेशन दे रखा हो, लेकिन किसी भी दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन करने पे अगर 0 मिल रहा हो, तो दोस्तों उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए 5 और 4 को अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो 20। अब इकाई के अंक से मतलब है, मतलब 2 को छोड़ के अब 0 में किसी का भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये 0 रायता फैला देगा, सबको 0 कर देगा। तो इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब है 0, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यानी दोस्तों देखिए बहुत बढ़िया, जरा जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो बिल्कुल साक्षी राठौर जी, डी इसका सही जवाब है। लक्ष्मी शर्मा जी बहुत ही बढ़िया, धुआंधार पारी खेलते हुए लक्ष्मी जी, बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी 0 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जा रहे हैं, आप लोगों को बस यही इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, काफी अच्छी तरीके से इनको करना है और आप लोग बिल्कुल पटवारी के सिलेक्शन के लिए काबिल बन जाएंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न कुछ इस तरीके का कि यदि कोई संख्या जो 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो तो यह आवश्यक रूप से विभाजित होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए अगर कोई संख्या किसी दो संख्या से डिवाइड होती है तो वो संख्या किसी और से भी जरूर डिवाइड होगी। चलिए थोड़ा सा मैं इसको एक एग्जांपल के बेसिस पे आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है, ताकि चीजें हम लोग समझते भी चले और क्वेश्चंस को करने में मजा भी आए। चलिए कैसे 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 समझते हैं दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को बोल देता हूं, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बोल देता हूं दोस्तों कि एक जैसा नंबर ले लेते हैं अपन, एक में जैसे नंबर ले लेता हूं 2 और या एक संख्या ले लेता हूं दोस्तों 44, ठीक है, एक नंबर मैंने अपनी मर्जी से अज्यूम कर लिया 44। अब दोस्तों ये 44 क्या होगा, तो ये 44 को 2 भी डिवाइड कर सकता है और 44 को 11 भी डिवाइड कर सकता है। इतनी बात सभी को समझ में आई? इतना सभी को समझ में आ रहा है कि सर 2 भी डिवाइड कर सकता है, 11 भी डिवाइड कर सकता है। तो दोस्तों पक्का जब भी किसी एक नंबर को अगर 2 अलग अलग नंबर अगर इसको डिवाइड कर सकते हैं तो पक्का है कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे जो संख्या प्राप्त होगी, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो 22, और पता चलेगा कि सर 22 भी तो इसको डिवाइड कर पा रहा है। बस यही कॉन्सेप्ट हम लोगों को ध्यान में रखना था कि अगर किसी नंबर में दोस्तों दो संख्याओं का अलग अलग मल्टीप्लिकेशन, दोनों संख्याएं उसको डिवाइड करे तो दोनों का प्रोडक्ट भी उस संख्या को पक्का है डिवाइड करेगा। बस यही हमको तरीका अपनाना था। तो किसी संख्या में 11 और 13 से हम भाग दे सकते हैं, तो 11 और 13 दोनों का हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना होगा। बस इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 143, यानी इसका सही जवाब कितना हो जाएगा 143, ऑप्शन नंबर सी, यानी यह संख्या पक्का 143 से भी डिवाइड होगी। बहुत बढ़िया, देखिए काफी सारे स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है। बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बहुत ही खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्या। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि निम्नांकित व्यंजकों में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए शून्यकों की संख्या दोस्तों यहां पर एक तरीके से लिखा होना चाहिए अंतिम शून्यकों की संख्या, या नहीं भी लिखा हो तो आपको शून्यक। तो याद रखिएगा जब भी शून्यों पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाएगा तब आप लोगों को ध्यान में क्या देना है, चलिए दोस्तों। तो अब देखिए शून्यकों की संख्या पर आधारित किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए शून्यक 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 शून्यक। अब देखिए जैसे अगर मैंने ये लिख दिया, जैसे मैंने ये बोल दिया कि 5 और जैसे हम ये 20 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 और 20 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 पंजे 100, यानी आखिर में कितने जीरो दिख रहे हैं दोस्तों, 2 जीरो, तो इसका आंसर 2 आएगा। यानी अगर मैं ऐसा कुछ नंबर अगर हमारे पास में आ जाता तब भी लो दोस्तों आखिर के शून्यकों की संख्या निकालना है, ठीक है। अब आखिर के शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो हम लोगों को पता है कि शून्यक को बनाने के लिए कौन कौन 5 और 2 ही मिलकर क्या कर सकते हैं कि सबसे पहली बार जीरो हमको कब प्राप्त होता है, 5 और 2 के गुणनफल से प्राप्त होता है। अब दोस्तों हमको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ ये निकाल लेना होगा कि 1 से लेकर 250 के बीच में 5 कितनी बार आ रहा है।
जितनी बार 5 आएगा वो हर 2 के साथ मिलकर क्या बना लिया होगा उसने, 0। तो चलिए 5 की संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो 250 में आप 5 से भाग दीजिए, तो 5 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 55 25 और यहां पर 0 आ जाएगा। फिर दोस्तों 5, फिर ये जो भागफल आया ना इसी के अंदर फिर से 5 से भाग दीजिए, तो कितना आ जाएगा इस बार 10। 10 में दोस्तों फिर से हम 5 से भाग देंगे, तो ये 5 दूनी 10। अब बस सारे इनको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो 50 और 10 60 और 2 कितने हो जाएंगे 62, यानी किसमें कितने जीरोस आएंगे दोस्तों, 62 जीरोस आएंगे। बहुत ही बढ़िया प्रिंस यादव जी, बहुत ही बढ़िया लक्ष्मी शर्मा जी, रितु शुक्ला जी, प्रियंका बघेल जी, बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 62 जीरोस इसके करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है तो बस लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों शेषफल प्रमेय पर आधारित है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। यदि किसी संख्या में 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। भैया कोई संख्या है जिसमें हमने अगर विभाजित करा तो शेषफल 25 आ गया। अब उसी संख्या में यदि उसी संख्या में दोस्तों 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाए तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, इसके ये जो शेषफल आया ना, इस शेषफल में हम कितने से डिवाइड कर देंगे, हमें किससे 11 से विभाजित करने की बात करा, बस 11 से विभाजित कर दीजिए। तो 11 दूनी 22, कितना बच जाएगा 3। तो यही 3 शेषफल हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा, यानी इसका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया साक्षी शुक्ला जी, सोनू जी, बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 इसका क्या होगा दोस्तों, शेषफल बचेगा। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है तो लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा है कि 1 और 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, 1 से 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ लिया गया है दोस्तों। अब अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्याएं हम लोगों को प्राप्त करना होगा, यानी दोस्तों प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऐसे संख्याएं जो केवल या तो खुद से या 1 से डिवाइड हो। या सिंपल से बात में इसको ऐसे जमा के नहीं बताता हूं, मैं इसको सिंपली ऐसे बताता हूं कि ऐसी संख्याएं जो केवल खुद के ही टेबल में आती है, किसी दूसरे के टेबल में नहीं आती है। तो चलिए 1 से 20 तक की ऐसी संख्याएं देख लेते हैं। सबसे पहले दो खुद ही की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता है। दोस्तों 1 को नहीं लेना है, 1 की टेबल में तो सभी आ जाएगा, 1 को छोड़कर। फिर 3, और 3 के बाद में दोस्तों अगली चीज क्या हो जाएगी, 3 के बाद में 5 7, फिर उसके बाद में 11 13 17 और 19। अब दोस्तों यहां पर उसने हमसे क्या पूछा है, औसत चूंकि पूछा है ना, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, योग बटे संख्या, यानी सभी प्रेक्षणों को जोड़ दीजिए, कितनी संख्याएं उन्हें उसके डिवाइड में करके भाग दे दीजिए, वही उसका औसत होगा। चलिए कैसे करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले इनका सबका ऐड निकाल लेते हैं। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 9 और 7 16, 16 और 6 16 16 और 3 19 और 1 20 और 7 27 27 और 5 32 32 और 3 35 और ये 36 37। ठीक है, कि 3 आया, 3 और 1 4 5 6 7, यानी 77। अब डिवाइड बाय संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, 8 से डिवाइड करेंगे। अब बस इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो 8 6 अड़ता है, 8 नाम 72 हो जाता है। अब 72 के बाद में कितना दोस्तों एक्स्ट्रा बच जाएगा, 5 बच जाएगा, डिवाइड बाय 8, यानी इसका सही जवाब कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी 9 सही 5 बटे 8 इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बीलू जी, सचिन जी, यस, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बिल्कुल 9 सही 5 बटे 8 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस को करना है, क्वेश्चन की भावनाओं को समझना है, आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगा के करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
अगला प्रश्न है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, तो उसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? दोस्तों अगर क्रमिक संख्याओं की बात कर देते, जल्दी जल्दी से मैं देख लेता हूं। देखिए दोस्तों, क्रमिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5, अब यहां तक दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका औसत हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको इससे काटिए, इसको इससे काटिए, बीच वाला यही आंसर होगा। अगर दोस्तों क्रमिक यानी क्रमागत संख्याएं हैं तो बीच वाला ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बस यही तरीके से 4 क्रमिक संख्याएं तो 1 2 3 4। अब याद रखिए औसत हमेशा बीच वाला नंबर होता है। अब इसका औसत कितना है? 27। तो दोस्तों यहां से इसको इससे कैंसिल, इसको इससे कैंसिल, बीच में यहां नहीं आएगा, यानी यहां वाली वैल्यू हम लोगों को 27 दे दी है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, चूंकि केवल और केवल सम संख्याओं की बात है यानी इवन नंबर है ना। 27 से एक इवन नंबर कौन सा होगा? 28। फिर 28 के बाद कौन सा होगा दोस्तों? 30। इसके पहले कौन सा हो जाएगा? वो 26। इसके पहले कौन सा हो जाएगा? 24। अब प्रश्न में हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर 4 क्रमिक में? 30। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 30। 30 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बहुत खूब। तो इसका करेक्ट आंसर कैसा है? देखिए कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे, लेकिन तरीका पता होना चाहिए। यहां पर मैंने इसी तरीके के सारे ट्रिक से क्वेश्चंस को किस तरीके से, ट्रिकी तरीके से हम बिल्कुल इजी वे में कर पाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस देख सकते हो दोस्तों, पूरा मैथमेटिक्स आप लोगों के लिए कवर करवा के रखा है मैंने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जबकि छोटी संख्या अगर पूछी होती तो वो 24 आ जाता, जबकि सबसे बड़ी पूछी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ रेसो से, ये पैसों बांटने के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? 7,500 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 हो तथा बी और सी के भागों का अनुपात 7:13 हो, तब बताइए बी को कितनी राशि मिलेगी? तो दोस्तों सबसे पहली बात तो हम लोगों को क्या होगा? रेशो यहां पर कंबाइन करना होगा, यानी ए और बी के बीच का अनुपात दे दिया है, ए और बी के बीच का भागों का अनुपात कितना दे दिया है? तो वो 5:2 दे दिया। दूसरा बी और सी, तो देखो बी को बी के नीचे लिखे, सी को सी के नीचे, मतलब सी को अलग से लिख लेते हैं आगे करके, तो बस इसी तरीके से इसको भी लिख लेते हैं दोस्तों। बस इसको कंबाइन करना, जिसने इसको कंबाइन करना सीख लिया। कुछ लोग दोस्तों अपने हिसाब से अलग तरीके भी लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लगाइए, बस रेशो को कंबाइन करना सीखिए। चलिए कैसे करेंगे? यहां पर दोस्तों हमको कैसे भी करके इन दोनों को सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए मैं क्या करता हूं? 7 का मल्टीप्लीकेशन इस पूरे नंबर में करूंगा, और चूंकि दोस्तों ये 2 दिख रहा है, 2 का मल्टीप्लीकेशन इसमें, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा? तो 7 का मल्टीप्लीकेशन 5 करेंगे, 7×5 35 अनुपात है 7 दूनी 14। अब दोस्तों 2 सती 14 होता है, ये तो लिख चुके हैं, और 13 दूनी 26, यानी इनके बीच का अनुपात ही आ गया। अब दोस्तों उसने हमसे किसका भाग पूछा है? बी को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो बी की भाई बी का हिस्सा हम कैसे निकालेंगे? बी को अनुपात में कितनी राशि प्राप्त हो रही है? 14। डिवाइड बाय हम क्या करते हैं दोस्तों? सबके भागों को ऐड कर देते थे, तो बस इसको ऐड कर दीजिए, 6 4 10 और 5 15, और 3 और 1 4 और 7, और कितने रुपए में से बांटना है? तो हमको बांटना है 7,500 रुपए में से। इसको यहां से कैंसिल कर देंगे दोस्तों, तो 100, यानी बी का हिस्सा कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 1400 रुपए प्राप्त होंगे बी को, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आएगा, 1400 रुपए इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए किस तरीके से हम बिल्कुल इजीली वे में इसको क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए पहले ही ये इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं दोस्तों, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को प्लेलिस्ट में, पटवारी के प्लेलिस्ट में पूरा मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा साक्षी राठौर जी, सर क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा, देखिए बिल्कुल मैंने बिल्कुल साफ बढ़ाया तरीके से करवा रहा हूं दोस्तों, बहुत बढ़िया। ठीक है, मजा आ रहा है तो लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने कुछ इस तरीके से कि यदि ए बी और सी की आय, ठीक है, ए बी और सी की आय के बीच का अनुपात कितना दे दिया दोस्तों? 2:3:5, 2:3:5 दे दिया। यदि इनकी आय में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, वृद्धि कर दी जाए, तब इनके बीच के नए अनुपात। तो देखिए ए बी और सी, इनका अनुपात कितना था? 2 3 और 5। ठीक है, अब क्या बोला है कि इनमें 15% की वृद्धि,
तो दोस्तों याद रखिएगा, परसेंटेज में वृद्धि का मतलब क्या होता है, ये बार बार मैं आप लोगों को बताते चलता हूं कि प्रतिशत में अगर वृद्धि का मतलब क्या होता है, 15% वृद्धि का मतलब 115 होगा, 10% वृद्धि का मतलब दोस्तों 110 होगा, यानी 100 में ऐड करके लिखते जाइए। बस उसी तरीके से तो इसकी आय में 15% की यानी 115% की, फिर अनुपात लगा देते उसमें 10% मतलब 110% की, फिर तीसरा में क्या दिया 20% मतलब 120%। अब दोस्तों सारे परसेंटेज से तो ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएंगे। अब ऐसे सबको जो सबसे कैंसिल हो जाएं तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सारी संख्या सर 5 से कैंसिल हो रही है, 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 से इसे कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10, 5 से तो सीधे सीधे इसको ही कैंसिल कर सकते हैं। अब इसके बाद और हमको 2 से भी कैंसिल होते हुए दिख रहा है, 2 से ये 2 एकम 2, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 11 बार में, 2 से इसे कैंसिल करेंगे दोस्तों तो ये 60 बार में, यानी कितना अनुपात बचा, 23 अनुपात 11 तिया 33 हो जाएगा, 33 अनुपात और यहां पर सिर्फ 60 अकेला बचा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 अनुपात 33 अनुपात 60 इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 23 अनुपात 33 अनुपात 60 इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी हम लोगों से पूछे जाते हैं दोस्तों, कस्बे गांव खाने के आधार पे क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि एक गांव जिसकी जनसंख्या 1000 है भैया, 1000, एक गांव है जिसके पास जनसंख्या 1000 लोग रह रहे हैं। अब इनके पास 30 दिन का भोजन संग्रहित है, यानी 30 दिन तक वो खाना सफिशिएंट एक आदमी खा सकता है, परंतु 10 दिन बाद 600 व्यक्ति और आ जाते हैं। भैया 600 व्यक्ति कहीं से उस गांव में और आ गए। अब हमसे बताइए कि बताइए कुल भोजन कितने दिन चलेगा। चलिए तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि यहां पर जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए ना, तो आप ऐसा मानिए, क्या मानिए कि एक आदमी को खाने के लिए एक पैकेट दे देते हैं। ठीक है, यानी एक आदमी एक पैकेट, यानी टोटल खाना हमारे पास में कितना होगा, या टोटल भोजन या कुल भोजन हमारे पास में दोस्तों कितना होगा। तो कुल भोजन हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल जनसंख्या है 1000 और कितने 30 दिन का खाना उनके पास उपलब्ध है, यानी 1000 लोग 30 दिन तक खाना खाएंगे। तो टोटल और अपन ऐसा मान लेते हैं कि एक व्यक्ति एक पैकेट खा रहा है, तो भैया 1000 पैकेट की जरूरत होगी 30 दिन तक, तो ऐसे कुल मिला के कितने पैकेट की जरूरत होगी, 30,000 भोजन के पैकेट की, 3000 यूनिट भोजन की जरूरत होगी। अब देखिए अब क्या होता है, परंतु 10 दिन बाद, अरे भैया 10 दिन बाद मतलब 10 दिन तक तो लोगों ने खाना खाया होगा ना, तो 10 दिन तक तो इन्हें 1000 लोगों ने खाना खाया होगा, तो 10 दिन का भोजन हम निकाल लेते हैं। 10 दिन का भोजन, तो 10 दिन का भोजन यानी 1000 लोगों ने 10 दिन तक भोजन खाया है, तो यानी 10,000 भोजन के पैकेट को खत्म कर दिए होंगे। अब शेष हमारे पास कितने भोजन के पैकेट बचे दोस्तों, 30,000 तो पैकेट थे, 10,000 10 दिन तक खा गए, यानी शेष भोजन के पैकेट यानी शेष भोजन हमारे पास 20,000 नहीं बचे होंगे। अब इसके बाद बोला है कि 600 व्यक्ति और आ गए, 600 व्यक्ति और आ गए, मतलब इतने खाने को अब टोटल 1000 तो पहले से ही था, अब वो दिन कैसे निकाल लेंगे दोस्तों। तो भोजन बचा हुआ कितना है हमारे पास में, तो वो 20,000 भोजन है, जिसको खाने के लिए टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 1000 व्यक्ति तो थे ही, 600 और आ गए, यानी कितने हो जाएंगे दोस्तों, 1600 व्यक्ति हो जाएंगे। सॉरी, एक जीरो यहां पर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, 1600 व्यक्ति। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, यहां पर इसे हम किससे कैंसिल कर सकते हैं दोस्तों, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं 8 से, 8 से इसे कैंसिल कर सकते हैं, 8 दूनी 16, ठीक है 4 बच जाएगा इसके पास, तो 8 पंजे 40, और यहां पर इसे सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी दोस्तों 12.5 दिन तो करीब ये आ जाएगा। अब देखिए उसने क्वेश्चन क्या पूछा था कि कुल भोजन कितने दिन चलेगा, तो कुल भोजन 30,000 यूनिट का था ना, तो 10 दिन तक तो पहले लोगों ने खाना खाया, बाद में 12.5 दिन भोजन और चलेगा। इस तरीके से टोटल भोजन कितना चलेगा दोस्तों, 22.5 दिन भोजन चलेगा, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 22.5 दिन भोजन चलेगा दोस्तों।
बिल्कुल नहीं नहीं सोनू जी, 12.5 नहीं होगा यहां पर, यही तो इसलिए मैंने इसके ऊपर कुल के ऊपर अंडरलाइन करी थी, कुल भोजन की बात कर रहा है। अगर वो प्रश्न में ऐसा पूछता कि शेष भोजन कितने दिन चलेगा, तो शेष भोजन 12.5 दिन चलता, लेकिन कुल भोजन तो चलेगा 22.5 दिन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तों, आई होप सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों कुछ ये आयु संबंधी प्रश्न भी काफी पूछे जा रहे हैं। आयु संबंधी प्रश्न किस तरीके से कि 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु कितनी थी, 11:4। तो दोस्तों बस ये मैंने वर्तमान के लिए लगा दिया। अब किसकी बात कर रहा है, 4 वर्ष पूर्व यानी 4 साल पहले की बात कर रहा है। 4 साल पहले इनका अनुपात कितना था, तो 11/14 अनुपात था। अच्छा 4 साल बाद, तो 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 13:16 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे ये पूछिए कि एक ही वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे। चलिए कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है यार। इनके बीच का अंतर देखिए, 14 में से 11 घटाएंगे तो 3 अंतर आ रहा है, इनके बीच का भी अंतर देखिए 3 आ रहा है। दोस्तों जब अंतर सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके बीच का अनुपात का अंतर देखिए दोस्तों, तो 11 से 3 के बीच का अनुपात अगर डिफरेंस देखेंगे तो दोस्तों कितने का आ रहा है, 2 का ही आ रहा है। 14 और 16 के बीच के अंतर देखेंगे तो 2 का ही आ रहा है। इसका मतलब ये हमने यहाँ के इनके बीच का अंतर दोस्तों ये 2 आ रहा है। अब देखिए दोस्तों यहां से 11:14 को 13:16 में बढ़ने के लिए टोटल कितने साल लगे दोस्तों, तो 4 साल इधर के 4 साल इधर, यानी टोटल 8 साल। तो बस 8 का मल्टीप्लीकेशन हम लोगों को यहां पर, सॉरी 2 में, तो 2 को देखिए ये 8 आ गया ना। अब इस 2 को 8 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 4 का। बस यही वो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 4। अब 4 का मल्टीप्लीकेशन हम कहीं से भी करके, उसने एक ही पूछी है तो 4 का मल्टीप्लीकेशन चाहे मैं यहां पर मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो 11 चौक 44। लेकिन दोस्तों अगर मैंने इस 4 का मल्टीप्लीकेशन इसमें किया तो ये 4 साल पहले की पता चली है, तो आज की कितनी होगी, 4 साल पहले अगर वो 44 था तो आज 4 साल और बड़ा हो जाएगा, यानी इसकी सही जवाब कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 ईयर, यानी 48 वर्ष इसका सही जवाब होगा। तो देखिए बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। बिल्कुल दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये सब तो प्लेलिस्ट वाले नहीं सचिन रावत जी, प्लेलिस्ट में इस तरीके के क्वेश्चन है, सेम नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल मैंने पटवारी को ध्यान में रखते से ही सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा मिक्सचर के ऊपर आधारित क्वेश्चन है कि क्या दिया हुआ है, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। चलिए कैसे करेंगे दोस्तों, तो 60 लीटर का तो मिश्रण है। अब 60 लीटर का मिश्रण है तो इसमें अगर हम देखेंगे तो दोस्तों यहां पर एक तरफ हम दूध ले लेते हैं और एक तरफ पानी। तो दोस्तों दूध और पानी का अनुपात हमको दे दिया है, दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:1 है। तो दोस्तों इस 60 लीटर में हम दूध की मात्रा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, दूध है 3:1 में और टोटल हम कर लेंगे 4। टोटल बात ना कितने में से, 60 लीटर मिश्रण में से, बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है, 2 4 5 20, 15 आ जाएगा। अब 15 तिया 45, यानी दोस्तों 45 लीटर इसके अंदर, 60 लीटर के अंदर 45 लीटर दूध है तो 15 लीटर क्या होगा, पानी होगा। बस 60 लीटर के अंदर हमने निकाल लिया कि दूध की मात्रा कितनी होगी दोस्तों, 45 लीटर अगर दूध होगा तो 15 लीटर क्या होगा, पानी। अब आगे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कितना पानी और मिलाया जाए, तो दूध है 45 लीटर, पानी है 15 लीटर, तो कितना और मिलाया जाए, मान लेते हैं x लीटर और मिलाया जाए, तो नया अनुपात बन के कितना हो जाएगा, 2:1। बस इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको इस तरफ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 45 एकम 45 और इसका इस तरफ 15 दूनी 30 और साथ ही साथ में ये 2x। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो दोस्तों 15 45 ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 15 15 बराबर 2x, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 7.5। और यानी इसके अंदर कितना, 7.5 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा, यानी इसका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों पटवारी की क्लासेस में, पटवारी के एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बेसिस पे ये क्लास बनाई गई है। इसी तरीके से आगे आने वाली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आधार पर मैं प्रश्न लेकर आया हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। गेहूं के दाम में 20% कमी हो जाती है जिसकी वजह से कोई व्यक्ति 3.5 किलो गेहूं 770 रुपए में अधिक खरीदता है। इसका मतलब क्या है कि भैया जो 770 रुपए लेकर जाता था, ठीक है, तो 770 रुपए लेकर जाता था, तो इस बार उसको 770 रुपए में 3.5 किलो गेहूं एक्स्ट्रा मिल गए। तो भैया हम लोग ये समझ गए कि सर ये 20% की गेहूं के अंदर, गेहूं के दाम में 20% की कमी हुई, इसी की वजह से व्यक्ति को 3.5 किलो गेहूं ज्यादा मिला होगा। यानी उस 3.5 किलो गेहूं ज्यादा मिलने का कारण क्या है? यही 20 किलो। अब दोस्तों इसका 100% निकाल लीजिए। 100% का मतलब क्या होता है? पूरा संपूर्ण टोटल। इसको x मान लीजिए, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो 20x और इसका इस तरफ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3.5 और ये 100। 20 इधर मल्टीप्लीकेशन में है दोस्तों, तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, इसको 5 में। अब दोस्तों 5 का इसमें 55, 25 की 5 कैरी आ जाएगा 2, 5 तिया 15 और 16 17। इसका मतलब दोस्तों याद रखिएगा x मतलब ये आज, ये जब भी ऐसी वैल्यू होती है आज, यानी आज वो गेहूं जब अपने घर पे लेके आ रहा होगा तो कितने 17.5 किलो गेहूं खरीद के ला रहा था। अब यहां पर प्रश्न में देखिए उसने पुराना दाम पूछा है हम लोगों से, यानी पहले आज तो वो 17.5 किलो गेहूं खरीद रहा है, पहले वो कितना, तो पहले उसे 3.5 किलो गेहूं कम मिल रहे थे, यानी 17 में से मैं 3.5 किलो गेहूं को हटा दूंगा तो दोस्तों हमारे पास में कितना आ जाएगा? ठीक है, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा? 5 में से 5 गए 0, 7 यानी 14 किलो। यानी दोस्तों पहले वो कितने किलो गेहूं ले पा रहा था? 14 किलो। और लेकिन ये 14 किलो गेहूं कितने रुपए में ले पा रहा था? 770 रुपए में। ठीक है, तो 1 किलो गेहूं का दाम हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको इधर डिवाइड में ले चलते हैं। तो दोस्तों बस इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो 14 से इसको, तो 14 पंजे 70 और 14 पंजे 70, यानी गेहूं का पुराना दाम 55 रुपए प्रति किलो था। ठीक है, यानी गेहूं पहले 55 रुपए प्रति किलो में आता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों सचिन रावत जी, नंबर सिस्टम में देखिए बहुत सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, नंबर सिस्टम में काफी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मजा आ रहा है तो एक बार यार फटाफट 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 से जरा लाइक कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी, जल्दी जल्दी से सभी लोग क्लास को लाइक करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है कि एक साइकिल को, अब दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। क्या है कि एक साइकिल को 800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 800 रुपए में बेचने पर 20%, तो इसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए? दोस्तों अगर 20% की हानि, याद रखिएगा 100% हमेशा रहता है, 20% की हानि मतलब उसको 80% पैसों में बेचा होगा। यानी दोस्तों हम क्या लिखेंगे कि 80% पैसा किसके बराबर है? 800 रुपए के बराबर। अब वो चाहता है कि 20% का लाभ हो, यानी 20% का लाभ मतलब 120%। तो 120% बराबर किसके होगा? फिलहाल हमें नहीं पता, बस सॉल्व कर लीजिए। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 80x, इसका इस तरफ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 800 इंटू 120, 80 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर डिवाइड में ले जाइए। इससे कैंसिल करेंगे तो 8 से इसे कैंसिल करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1200 रुपए। यानी इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1200 इसका सही जवाब होगा। इसका मतलब साइकिल को 1200 रुपए में अगर वो बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ममता साहू जी, बिल्कुल क्लास डेली रहेगी, बिल्कुल क्लास बिल्कुल इसी तरीके से डेली चलेगी दोस्तों। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न पूछा था। ठीक है, 2017 में क्या पूछा था कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो दोस्तों साधारण ब्याज का सिंपल सा आप लोगों को ये बस फॉर्मूला याद हो तो काम हो जाएगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। बस यही लगाइए। मूलधन कितना है? तो मूलधन है हमारे पास में कितना दोस्तों? 2500 रुपए।
दर हमारे पास में कितनी दे दी है 4 और समय कितना दे दिया है 3 वर्ष डिवाइड बाय 100। बस ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, 25 चौक 100 और 300, यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 300 रुपए। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 300 रुपए। बहुत बढ़िया योगेश जी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, स्टडी प्लस जी क्लास आज से शुरू हुई है, लगातार आप लोगों के साथ में मैं बने रहूंगा। 4 बजे डेली क्लासेस रहेगी आप लोगों के लिए। पटवारी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस पे आधारित ये क्लास आप लोगों के लिए चलाई जा रही है। तो 300 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लिया है हम लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा मेंसुरेशन के ऊपर, यानी क्षेत्रमिति के आधार पे, कोण त्रिज्या त्रिकोणमिति के आधार पर भी बोल सकते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज के दो कोण 70 अंश और 75 अंश है, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का योग क्या होगा। अरे भैया सबसे पहले बात बस इतना जानिए त्रिभुज होता क्या है। बोले सर 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होती है और तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 180 अंश। यानी त्रिभुज के अगर तीनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो 180 अंश होगा। तो तीनों कोण मान लेते ए बी और सी, इसका जोड़ हमेशा कितना होता है 180 अंश। एक कोण हमको दे दिया 70, दूसरा कोण दे दिया है 45, तीसरा कोण हमें बताना है। बस इन्हें जोड़ देते हैं तो 5 और 7 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 11, और ये कितना हो जाएगा 180। उसको उधर ले जाएंगे, 180 में से हम 115 को माइनस कर देंगे, 5 6 यानी 65 डिग्री इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल 65 इसका करेक्ट। साक्षी राठौर जी थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपने मिस्टेक कर दी, 55 नहीं आएगा, 65 इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। बस इसी तरीके से शानदार जानदार लगातार बने रहिए और बस इसी तरीके से हम लोग बड़े आसानी से क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एक समकोण त्रिभुज देगा। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, बोले सर एक ऐसा त्रिभुज जिसमें जो सबसे बड़ा कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, या ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब जिसका एक कोण 45 अंश है तो त्रिभुज का तीसरा कोण कितना होगा। तो दोस्तों इसे सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, 90 में से सिर्फ आप 45 को माइनस कर दीजिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 45 अंश। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप ऐसा भी कर सकते थे, या तो ऐसा सोचिए समकोण त्रिभुज दे दिया तो एक कोण तो दे दिया 45, दूसरा है 90, तीसरा सी हमको नहीं पता और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। फिर से आप अगर इसको जोड़ोगे घटाओगे तो आपके पास आंसर आपको 45 डिग्री ही देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा आ रहा है, लाइक कर दीजिए। सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज दे दिया दोस्तों, समकोण त्रिभुज की भुजाएं 4 और 3 हो तो त्रिभुज का कर्ण क्या होगा। दोस्तों अगर इसी को ट्रिपलेट भी कहते हैं, ठीक है, ट्रिपलेट अगर आपको याद हो तो 4 3 और 1 क्या होगा 5, तो इसका आंसर सीधे आप लिख सकते हो 5। ये 4 3 5 के बीच में एक रिलेशनशिप रहता है। अगर ट्रिपलेट याद हो तो आप बड़े आसानी से कर ले जाओगे, वरना दोस्तों आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है दोस्तों, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर फिलहाल हमें नहीं पता, पी यानी 4 का स्क्वायर और बी मतलब 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, एच स्क्वायर नहीं पता तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, और 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा दोस्तों 5, तो हाइपोटेनियस इसका 5 आ जाएगा। यानी इसका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इतने आसानी से आप लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा कुछ डायग्राम पर आधारित प्रश्न, डायग्राम पर आधारित प्रश्न दोस्तों ये 7 नहीं है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, 70 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है कि निम्नलिखित आकृति में x का मान बताइए। अरे भैया आराम से कर सकते हैं भैया, ये पूरा कोण कितने डिग्री का दिख रहा है 90 डिग्री का। तो दोस्तों यानी x और 70 को हम जोड़ेंगे तो आना कितना चाहिए 90, 70 को उधर ले जाइए तो कितना आ जाएगा 20। यानी इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए कितने बढ़िया तरीके से हम कोर्स क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सोना पटेल जी, देखिए सबसे पहली बात तो पटवारी में 20 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के देखे जाएंगे। 15 क्वेश्चंस तो हमेशा हलवा ही क्वेश्चंस देते हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चंस ऐसे देंगे जो आप लोगों का या तो कहीं ना कहीं समय व्यर्थ करेंगे या आप लोगों से नहीं बनेंगे, अगर आप लोगों ने ज्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं की है तो। चलिए बहुत बढ़िया, तो 20 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, पाइप एंड क्रिस्टन यानी पाइप और टंकी पर आधारित प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है कि एक नल एक होज को 10 घंटे में तथा अन्य नल उसे 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी, तो चलिए कैसे करेंगे दोस्तों, इसको हम एलसीएम के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं कि एक नल एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, दूसरा नल उसी टंकी को 15 घंटे में भरता है। आप क्या कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। और दोस्तों यही एलसीएम क्या होती है, टंकी की क्षमता। यानी हम बोल सकते हैं कि टंकी के अंदर पानी कुल कितना आ रहा है, तो 30 लीटर उस टंकी के अंदर पानी आ रहा होगा। चलिए अब क्या करेंगे, इसका 1 घंटे का वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, हम क्या निकाल लेंगे, 1 घंटे का कार्य। चलिए कैसा निकालेंगे दोस्तों, डिवाइड करते जाइए। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 लीटर आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बी का कितना आ जाएगा, 2 लीटर। इसका मतलब ये समझिए कि ए नल जो है वो 3 लीटर पानी 1 घंटे में दे रहा होगा और बी जो है वो 2 लीटर पानी 1 घंटे में दे रहा होगा। दोनों को जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। तो इसका एक साथ खोल के ये 5 लीटर पानी डाल रहे होंगे। अब टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, टंकी की क्षमता है 30 लीटर, डिवाइड कर देते हैं 5 लीटर, क्योंकि वो 1 घंटे में 5 लीटर पानी डाल पाएंगे। इसको कैंसिल कर देंगे तो 5 6 का 30, यानी टंकी कितनी देर में भर जाएगी दोस्तों, 6 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। तो इसका सही जवाब कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, 6 आवर्स इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट ने इसका सही जवाब भी दिया था। तो बिल्कुल दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर डी यानी 6 आवर्स इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है तो लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए दोस्तों, बहुत ज्यादा लाइक कीजिए, बहुत ज्यादा शेयर भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या लिखा हुआ है 23rd पर, 3 पाइप है PQRS किसी होज को क्रमशः 4, 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक दूसरा पाइप है S जो इस होज को 10 घंटे में क्या कर सकता है दोस्तों, खाली कर सकता है। तब बताइए निम्न में से कौन सा संयोग है जो होज को बाकी की तुलना में कम समय में भरेगा। इसको एक सिंपल से तरीके से समझते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। अरे भैया मैं एक घड़ा लेके गया, या मेरे पास 2 घड़े थे। एक नल किसी घड़े मतलब एक नल ने एक घड़े को जल्दी से भर दिया, दूसरा नल समय लगा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भैया, वही जल्दी भर पाएगा जो ज्यादा तेजी से चल रहा होगा या ज्यादा तेजी से पानी ढोल रहा होगा उस घड़े के अंदर। जो तेज नल चल रहा होगा और वही हमको क्या देगा, जल्दी से हमारे घड़े को भर भी देगा। बस इसी तरीके से हम सोचते हैं कि कितने हैं, तो दोस्तों एक नल है हमारे पास में P, फिर Q, फिर है उसके बाद में R और एक और है S जो खाली कर रहा है। ये 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे और बाकी ये कितना है दोस्तों, 10 घंटे। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, तो यहां पर माइनस लगा देते हैं। माइनस इसलिए था क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कैसे ले सकते हैं, 4 दूनी 8, तो 4 तो लेंगे ही नहीं हम लोग, और यहां से इसे कैंसिल करेंगे 4 से तो 24 मतलब दोस्तों इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास में 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। आई होप अब चीजें समझ में आ रही होगी कैसे। चलिए अब क्या करेंगे, इसको 1 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे इसको हम डिवाइड करेंगे तो P 4 तिया 12 यानी 30 लीटर पानी डाल रहा होगा। Q कितना लीटर डाल रहा होगा, 8 से इसे कैंसिल करेंगे, 8 एकम 8, 1 4 बच जाएगा, 8 पंजे 40 यानी 15 लीटर। R कितना पानी डाल रहा होगा दोस्तों, तो ये 10 लीटर पानी। जबकि S पानी को खाली कर रहा होगा, तो खाली के लिए माइनस साइन लगा देते हैं, और दोस्तों कितना 12 लीटर। इतनी बात सभी को समझ में आई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे पूछा सर रीजनिंग भी आती है क्या, रीजनिंग का देखो फिक्स नहीं है बाबा। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रीजनिंग नहीं पूछी जाएगी, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे देखा जाए तो 1-2 क्वेश्चंस रीजनिंग के पूछ लिए गए थे। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, या ऐसा नहीं करना कि रीजनिंग को बहुत हद तक पढ़ना है, थोड़ा सा कंप्लीटली आप पढ़ सकते हो, थोड़ा सा बस, इतना बहुत इजी टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। चलिए अब पहला, अगर क्यू नल अकेला खुला हो
तो Q अकेला कितना 15 लीटर ही पानी डाल पाएगा। फिर अगला क्या है P और S, P के साथ में S खोल दिया गया। तो दोस्तों देखिए 30 लीटर पानी आ रहा है, 12 लीटर ढुल रहा है, तो कितना बचेगा, यानी 18 लीटर टंकी में पानी जा रहा होगा। PQS, तो P, Q और S को इन दोनों को जोड़ देंगे 45, 45 में से 12 घटाएंगे दोस्तों तो 33 लीटर पानी टंकी में जा रहा होगा। P, R और S किलो है, P, R और S किलो है, तो यहां से 45 और यहां से कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 28 लीटर। यानी दोस्तों सही से देखिए सबसे ज्यादा पानी कौन फेंक रहा है, ये तीसरा ऑप्शन यानी 33 लीटर। तो टंकी को सबसे पहले यही ऑप्शन भरेगा, तो इसका सही जवाब कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाते हैं अक्सर। अब दोस्तों बहुत सारे ये तो रीजनिंग का, अरे रीजनिंग नहीं भैया मैथमेटिक्स ही है, बोल सकते हैं कंबाइन वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, वहीं बी अकेला उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तब बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। चलिए कैसे करेंगे, सेम उसी तरीके से कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं दोस्तों। वहीं पर बी अकेले की बात करें तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। इसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। अब ये 60 क्या आ जाएगा, तो दोस्तों 60 यूनिट का काम करना है, मतलब टोटल काम 60 यूनिट पता चल गया। अब इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो 12 का 7 में, तो 12 पंजे 60, यानी ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट का काम करते हैं, जबकि बी अकेला 30 दूनी 60 2 यूनिट का काम कर रहा होगा। अब देखिए ए अकेले का काम कैसे निकालते, घटा देते हैं तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए अकेला बच जाएगा। 5 में से 2 गए तो 3 यूनिट, यानी ए अकेला 3 यूनिट का काम कर रहा होगा। अब दोस्तों ए को कितना समय लगेगा, यही तो प्रश्न है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों नंबर ऑफ डेज, दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 में हम 3 का डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 20, यानी 20 दिन में दोस्तों क्या होगा, काम पूरा होगा। तो इसका सही जवाब है, बहुत बढ़िया साक्षी जी, साक्षी जी, अंशिका जी, सोना पटेल जी, दीक्षा जी, सोनू जी, यंग सिंह जी, अंक जी, बहुत बढ़िया। 20 20 20 काफी सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, तो 20 दिन में कर पाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा सीआई चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्न है कि 4,500 रुपए, सॉरी 45,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चलिए दोस्तों, तो इसका सीआई कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए हम जब भी ऐसा प्रश्न जब भी पूछा जाएगा ना, तो दोस्तों मैं 2 डब्बे बना देता हूं। 2 डब्बे में, ये डब्बे किसको देख के बनाऊंगा, समय को देख के हम डब्बे बना लेते हैं। 2 वर्ष है तो इसलिए 2 डब्बे बना लिए। अब सबसे पहली बात, तो पहले यानी इस 45,000 रुपए का, इस 45,000 रुपए का दोस्तों हम कितना निकालेंगे, 10%। परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100, क्योंकि 10% के हिसाब से ब्याज लग रहा है। ये 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी दोस्तों पहले साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 4,500 रुपए। तो यही ब्याज दूसरे साल भी तो लगेगा ही लगेगा दोस्तों। ठीक है, यानी 4,500 रुपए पहले साल के लिए, 4,500 रुपए दूसरे साल के लिए। अब लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग जाए, तो पहले साल के ऊपर ये जो 45,000 रुपए आए हैं, सॉरी 4,500, 4,500 रुपए, इसके ऊपर फिर से 10% का ब्याज लग जाएगा। तो 10 0 से 0 कैंसिल, यानी दोस्तों अगले साल 450 रुपए और एक्स्ट्रा लग जाएंगे। अब बस टोटल आप इसको ऐड कर लीजिए, यानी इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 0 5 4 9 और ये 4, यानी दोस्तों पहले साल का ब्याज तो 4,500 रुपए, दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 4,950 रुपए टोटल। यानी पहले साल का ब्याज है 4,500 रुपए, दूसरा 4,950 रुपए। जोड़ देंगे तो 0 5 9 और 5 14, यहां पर कितना हो जाएगा 9, यानी 9,450 रुपए। यानी इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही खूब दोस्तों, मजा आया ना, बहुत बढ़िया। तो आज के इस विशेष 25 प्रश्नों के साथ में आज की क्लास फिलहाल हम यही समाप्त करते हैं। आई होप सारी चीजें आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से अंडरस्टूड हुई होगी, सारी चीजें कंप्लीटली आप लोगों को दोस्तों समझ में भी आई होगी। ठीक है, समझ में भी आई होगी आप सभी लोगों के लिए। ठीक है,
दोस्तों एक विशेष अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, बिल्कुल। हाँ दोस्तों, आप सभी लोग हमारी ऑफलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप लोग आ जाइए भंवर कुआ या LIG चौराहे पे। यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारी जिन फैकल्टियों से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो उन्हीं से अगर ऑफलाइन चाहते हो तो आप आ जाइए भंवर कुआ और LIG चौराहे पे। दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्लास का टाइम टेबल पूछ रहे हैं। दिनेश सर आपके बीच में अब उपस्थित हैं, जो क्लास के आने वाले सेक्शन का समय का बिल्कुल टाइम टेबल आप लोगों को बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जरा बने रहिएगा वीडियो के साथ में, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैंने देखा, एंजॉय किया बच्चों ने, बहुत ही शानदार तरीके से क्लास को एंजॉय किया है। तो सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको पटवारी का वापस से रिवीजन कराने जा रहे हैं। सर रिवीजन क्यों बोल रहे हो आप? रिवीजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पढ़ा तो हमने पहले ही दिया है। अगर आपको पटवारी पढ़ना है तो पूरा पटवारी का कोर्स हमने इसी चैनल के माध्यम से पूरा पढ़ा रखा है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पटवारी का हिंदी, पटवारी पंचायती राज, नंबर सिस्टम यानी कि मैथ्स पूरा, पटवारी के जो सामान्य ज्ञान आता है वो सामान्य ज्ञान, हालांकि रात को 9 बजे चल रहा है ऑलरेडी। रात्रि 9 बजे हमारा सामान्य ज्ञान रंके सर के द्वारा ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। और अभी कंटिन्यू, और कंप्यूटर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो पढ़ा हमने पूरा दिया है। अब आपकी डेली जो हमारी अभी क्लास लगने वाली है, डेली जो हमारी क्लास लगेगी उसका टाइमिंग बता दूं, शाम को 4 बजे, जी हाँ 4 PM पर क्या है आपका, गणित है, मैथमेटिक्स है आपका, इसका रिवीजन क्लास चल रही है आपकी। शाम को 6 बजे 6 PM आपकी क्लास चलेगी। 6 PM आपकी क्लास चलेगी, डेली 6 PM चलेगी आपकी क्लास, जिसका पंचायती राज की, किसकी, पंचायती राज की, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 6 PM, उसके बाद आपकी रात्रि 9 बजे आपकी चल रही है कौन सी क्लास, 9 बजे चल रही है आपकी सामान्य ज्ञान की, ठीक है, सामान्य ज्ञान। और साथ में हम एक क्लास और शाम को 7 बजे चालू करने वाले हैं, 7 बजे चालू करने वाले हैं, जो रहेगी कंप्यूटर की। किसकी रहेगी बेटा, कंप्यूटर की। तो ये सारी क्लासेस आपको यही मिलेगी, बस आप सब्सक्राइब करके बैठ जाओ चुपचाप तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। मजा आ रहा हो आपको? ऑफलाइन क्लास कब लगेगी है? ऑफलाइन क्लास तो चालू है ऑलरेडी, ऑफलाइन क्लासेस हमारी चालू है। और हाँ, पटवारी के नोट्स आप बुक करेंगे तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। वेट इसलिए करना पड़ेगा कि अब पटवारी के नोट्स के जो चार्जेस हैं वो हो गए हमारे 1000 रुपए, बढ़ गए हैं 100 रुपए डिलीवरी चार्ज, 1100 रुपए में आपको सब मिल जाएगा। बुक करने के लिए आपको कॉल करना है इस नंबर पे, या व्हाट्सएप कर दीजिए, सबसे बेस्ट काम हो जाएगा, सारी किताबें मिल जाएंगी। और ऑफलाइन क्लास जो है हमारी ऑलरेडी चालू हो चुकी है, ऑलरेडी LIG भरकुआ पे चालू हो चुकी है। और नया बैच जो चालू हो रहा है वो चालू हो रहा हमारा 24 तारीख से, सॉरी 19 तारीख से, 19 तारीख से हमारा नया बैच चालू हो रहा है, ठीक है। 19 तारीख से नया बैच चालू हो रहा है। चले दोस्तों, सभी को अनाउंसमेंट के साथ में सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन जो दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप लोगों को दी जा रही है, सभी लोगों को समझ में आया होगा। आप सभी लोग देखिए पहली फुर्सत में यार ऐप तो डाउनलोड कर ही लीजिए। इस ऐप को डाउनलोड करने से बोले सर फायदा क्या है, तो फायदा ये है कि तुरंत 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 जैसे इधर क्लास खत्म हो गया, आप 2 मिनट भी नहीं लगेंगे दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट बाद ही आप इस ऐप के माध्यम से फ्री कंटेंट में जाकर क्या कर सकते हो, आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों, मजा आया। कल मिलेंगे इसी तरीके के अगले आगे शाम को 6 बजे फिर से आप सब लोगों की क्लास है दोस्तों, पंचायती राज क्लास है शाम को 6 बजे पंचायती राज की क्लास है दोस्तों। तो बिल्कुल, तो फिलहाल आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को एंजॉय किया होगा दोस्तों, तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।